हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि फर्स्ट जो लेक्चर था अपना, उस फर्स्ट लेक्चर में हमने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस स्टार्ट किया था और उसमें हमने क्या पढ़ा था, कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके गुणधर्म के बारे में पढ़ा था। और उसमें जो अपनी डेफिनेशन है, समिश्र चर का फलन है, एकल मानी फंक्शन है, बहुमानी फलन, इनके बारे में हमने पढ़ लिया था। फिर जो दूसरा लेक्चर था उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था, अवकलनीयता के बारे में पढ़ा था। अवकलनीयता की परिभाषा देखी थी। तो अवकलनीयता की क्या परिभाषा देखी थी, एक तो पूरे डोमेन के लिए देखा था कि पूरे डोमेन में क्या डेफिनेशन लगती है, और एक किसी एक पॉइंट पर अवकलनीयता की क्या परिभाषा होती है। ठीक है, एक बार अपन उसको रिवाइज कर लेते हैं और फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो देखो अवकलनीयता की क्या परिभाषा थी। एक तो हमने क्या देखा था, पूरे डोमेन प्रांत डी में, डोमेन अपन ने क्या देखा था, डोमेन डी में। और एक अपन क्या देखा था कि एक पॉइंट पर, कि पॉइंट क्या लिया था, z बराबर z नोट पर, बिंदु z बराबर z नोट पर डिफरेंशियबिलिटी की क्या देखी थी, डेफिनेशन देखी थी। ठीक है, तो देखो पूरे डोमेन पे क्या देखी थी डेफिनेशन, कि फलन fz, प्रांत डी में फलन fz डिफरेंशिएबल अवकलनीय कहलाता है यदि f डैश z इक्वल टू लिमिट डेल z टेंस टू 0 f z प्लस डेल z माइनस f z अपॉन में डेल z एग्जिस्ट फाइनाइटली एंड यूनिकली। तो ये तो अपन ने डेफिनेशन देखी थी किसमें, पूरे डोमेन पे। प्रांत डी में फलन fz है वो अवकलनीय कहलाता है यदि f डैश z बराबर लिमिट डेल z टेंस टू 0 fz प्लस डेल z माइनस fz अपॉन डेल z एग्जिस्ट फाइनाइटली, मतलब परिमित रूप से और अद्वितीय रूप से विद्यमान होना चाहिए। ये तो देखी थी अपन ने पूरे डोमेन पे। अब किसी पॉइंट पर फलन fz है वो डिफरेंशिएबल कब कहलाएगा, पूरे डोमेन पे डेफिनेशन ये होती है। और किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल का क्या परिभाषा होती है, कि बिंदु z बराबर z नोट पर फलन fz अवकलनीय कहलाता है यदि f डैश z नोट इक्वल टू लिमिट z टेंस टू z नोट fz माइनस fz नोट अपॉन z माइनस z नोट एग्जिस्ट फाइनाइटली एंड यूनिकली परिमित तथा अद्वितीय रूप से विद्यमान हो। ठीक है, तो ये अपन ने पॉइंट पर चेक की थी और ये अपने पूरे डोमेन पे चेक की थी। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि अवकलनीयता को परिभाषित कीजिए, डिफरेंशिएबिलिटी की क्या डेफिनेशन देनी है। तो डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन दोगे तो ऐसे अपन इसकी डेफिनेशन लिख देंगे। फिर अपन ने इसके बाद में एक एग्जांपल किया था, fz बराबर z की पावर n एवरीवेयर डिफरेंशिएबल। तो इसको अपन ने चेक किया था कि भाई एवरीवेयर डिफरेंशिएबल होता है या नहीं होता है, तो अपन ने चेक कर लिया था। उसके बाद में अपने एक थ्योरम की थी कि परिमित अवकलज के अस्तित्व के लिए साध्यता आवश्यक प्रतिबंध है परंतु पर्याप्त नहीं है, कि कोई फलन fz है वो अवकलनीय है तो वो हमेशा क्या होता है, सतत होता है। लेकिन सतत फलन का अवकलनीय होना आवश्यक नहीं है, जिसे अपन एक उदाहरण द्वारा बताए थे कि वो जो फलन है fz बराबर मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर सर्वत्र सतत था परंतु अवकलनीय केवल कहां था, मूल बिंदु पर था। ठीक है, तो ये अपने थ्योरम कर ली थी। अब एक क्वेश्चन अवकलनीयता का और करते हैं, उसके बाद में हम विश्लेषिक फलन की डेफिनेशन देखते हैं और विश्लेषिक फलन का आवश्यक प्रतिबंध की प्रमेय करते हैं। ठीक है, अब आगे करते हैं। तो देखो क्वेश्चन लिखो, ये एग्जांपल आपके बीकानेर यूनिवर्सिटी में आया हुआ है। क्या एग्जांपल है, सिद्ध कीजिए कि
कि एफ जेड बराबर जेड बार किसी भी बिंदु पर अवकलनीय नहीं है, किसी भी बिंदु पर अवकलनीय नहीं है। इंग्लिश में प्रूव दैट एफ जेड बराबर जेड बार is not differentiable at any point differentiable at any point। सिद्ध कीजिए कि एफ जेड बराबर जेड बार किसी भी बिंदु पर अवकलनीय नहीं है, मतलब किसी भी पॉइंट पर वो फंक्शन क्या नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है। प्रूव दैट एफ जेड बराबर जेड बार इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट, किसी भी बिंदु पर वो डिफरेंशिएबल नहीं है। इसका मतलब अपने को किस पर चेक करना है, अपने को पूरे डोमेन पे चेक करना है। तो पूरे डोमेन के लिए डिफरेंशिएबल की क्या डेफिनेशन होती है वो हम देख चुके हैं। तो अपन क्या करेंगे कि जो फंक्शन अपने पास जेड बार दिया हुआ है उसको अपन क्या करेंगे, पूरे डोमेन पर उसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। तो अपन ये देखेंगे कि जो फंक्शन दिया हुआ है वो कहीं भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो देखो कैसे चेक करते हैं, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा देखते हैं। एफ जेड क्या दिया हुआ है, जेड बार, एफ जेड क्या दिया हुआ है, जेड बार। तो पूरे डोमेन पे डिफरेंशिएबिलिटी की क्या डेफिनेशन होती है उसको अपन यहां लगाते हैं। तब अवकलनीयता की परिभाषा से तो अवकलनीयता क्या परिभाषा कहती है, एफ डैश जेड इक्वल टू लिमिट डेल जेड टेंस टू 0 एफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ जेड अपॉन डेल जेड एग्जिस्ट फाइनाइटली एंड यूनिकली। ठीक है, ये डेफिनेशन अपनी होती है। अब देखो अपने पास एफ जेड बराबर क्या दे रखा है, जेड बार दे रखा है। तो एफ जेड प्लस डेल जेड का मान कैसे निकालेंगे, तो यहां क्या रख देंगे, जेड की जगह जेड प्लस डेल जेड। तो यहां से देखो चूंकि एफ जेड बराबर तो क्या हो गया जेड बार और एफ जेड प्लस डेल जेड क्या हो जाएगा, तो जेड प्लस डेल जेड बार। इसको दे दो समीकरण संख्या 1। तो एफ जेड का मान तो क्या आ गया जेड बार और एफ जेड प्लस डेल जेड कितना आ गया, जेड प्लस डेल जेड पे बार। इन दोनों वैल्यू को अपन यहां रख देंगे और फिर सोल्व करेंगे आगे। तो देखो आगे क्या करेंगे, ये बीकानेर यूनिवर्सिटी 8 और 13 में इक्वेशन आया हुआ है। तब समीकरण 1 से एफ डैश जेड इक्वल टू लिमिट डेल जेड टेंस टू 0 एफ जेड प्लस डेल जेड की स्थान पर क्या रखोगे, जेड प्लस डेल जेड का बार माइनस एफ जेड के स्थान पर क्या रखोगे, जेड बार अपॉन में क्या हो जाएगा डेल जेड। ठीक है, अब देखो एक प्रॉपर्टीज अपन ने पढ़ी थी कि Z1 प्लस Z2 का बार, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर पे एक साथ बार हो तो इन दोनों नंबर को अपन बार के साथ क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, Z1 का बार प्लस Z2 का बार। तो इसी प्रकार इसको क्या करेंगे हम, अलग अलग कर देंगे। तो देखो इसलिए एफ डैश जेड बराबर लिमिट डेल जेड टेंस टू 0, इसको अलग अलग करेंगे तो जेड बार प्लस डेल जेड बार माइनस जेड बार अपॉन डेल जेड। ये हो गया अपने पास लिमिट डेल जेड टेंस टू 0, जेड बार से जेड बार कैंसिल आउट, तो यहां हो गया डेल जेड बार अपॉन में डेल जेड। ये हो गया आपके पास एफ डैश जेड का मान।
ठीक है। अब अपन देखो जानते हैं कि z बराबर क्या होता है, x प्लस आयोटा y। तो डेल z क्या हो जाएगा अपने पास, डेल x प्लस आयोटा डेल y, ये हो जाएगा। और अपन ये भी जानते हैं कि z बार बराबर क्या होता है, x माइनस आयोटा y। तो डेल z बार किसके बराबर हो जाएगा, डेल x माइनस आयोटा डेल y। इन दोनों की वैल्यू यहां रख देंगे, तो इसको समीकरण संख्या 2 दे सकते हो। तब समीकरण 2 से इन दोनों की वैल्यू यहां क्या रख देंगे, पुट कर देंगे, वैल्यू रख देंगे, ठीक है। तो देखो तब समीकरण 2 से, तो 2 समीकरण क्या हो जाएगी अपने पास, एफ डैश जेड इक्वल टू लिमिट डेल जेड टेंस टू 0, डेल जेड बार के स्थान पे रख देंगे डेल एक्स माइनस आयोटा डेल वाई अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई। ये समीकरण संख्या 3। अब देखो डिफरेंशियबिलिटी की क्या डेफिनेशन देखी, डिफरेंशियबिलिटी की देखो, जैसे मान लो यहाँ कोई पॉइंट जेड है, कॉम्प्लेक्स नंबर है कोई, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर के पास पहुंचने के पास अपने कितने रास्ते हैं, बहुत सारे रास्ते। यदि अपन 2 रास्ते ऐसे सिलेक्ट करें, एक तो अलोंग टू एक्स एक्सिस, एक तो अपन एक्स एक्स के अनुदिश जाए और एक वाई एक्स के अनुदिश जाए। यदि दोनों पथों से मान समान आता है, सेम आता है, मतलब यदि दोनों पथों से मान क्या हो, समान हो, सेम हो, तब अपन क्या कहेंगे कि ये फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। अदरवाइज यदि सेम नहीं आता है तब फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं रहेगा, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, इसको सोल्व करने के लिए अपन 2 पथ सेलेक्ट करते हैं, एक तो अपन अलोंग टू एक्स एक्सिस के अनुदिश जाके, और एक अपन देखते हैं अलोंग टू वाई एक्सिस। तो दोनों पथों से अपन मान देखेंगे, तो दोनों मान यदि परिमित आता है और अद्वितीय आता है, यही तो डेफिनेशन देखी थी कि लास्ट में ही लिखा हुआ था ना, एग्जिस्ट फाइनाइटली एंड यूनिकली, एग्जिस्ट फाइनाइटली एंड यूनिकली। तो इसका मीनिंग यही तो होता है कि फाइनाइट तो मतलब परिमित वैल्यू आनी चाहिए, और यूनिकली का मतलब अद्वितीय। यदि अपन जेड के पास पहुंचने के लिए अपन जिन रास्तों को सिलेक्शन करते हैं, उन दोनों से जो भी पथ सिलेक्शन करते हैं, उन पथ से यदि मान क्या हो, सेम हो, अद्वितीय हो, तब अपन उस फंक्शन को क्या कहेंगे, डिफरेंशिएबल कहेंगे, ठीक है। तो अपन 2 पथ लेते हैं, केस फर्स्ट, केस सेकंड। और केस फर्स्ट में अपन लेते हैं अलोंग टू एक्स एक्सिस, और दूसरे केस में लेंगे अलोंग टू वाई एक्सिस। दोनों से मान देखते हैं, यदि परिमित और अद्वितीय आएगा तब अपन उस फंक्शन को क्या बता देंगे, डिफरेंशिएबल बता देंगे, ठीक है। तो देखो केस फर्स्ट, केस 1, जब डेल जेड शून्य की ओर अग्रसर, जब डेल जेड शून्य की ओर अग्रसर एक्स एक्स के अनुदिश हो, तब डेल वाई का मान क्या हो जाएगा, 0। यदि अपन एक्स एक्स के अनुदिश यदि अपन जेड की ओर बढ़े, तब अपने पास क्या होता है, एक्स एक्स पर समीकरण क्या होता है एक्स एक्स का, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, इसका मतलब डेल y इक्वल टू 0। अपने पास देखो डेल y इक्वल टू क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। तब समीकरण 3 से क्या हो जाएगा, तब समीकरण 3 से एफ डैश जेड का मान क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स एक्स के अनुदिश जा रहे हैं तो लिमिट किस पे लग जाएगी, एक्स पर, डेल एक्स टेंड्स टू 0। तो यहाँ पे आ जाएगा डेल एक्स अपॉन डेल एक्स, ये 0 हो जाएंगे दोनों, तो डेल एक्स अपॉन डेल एक्स, ये क्या हो जाएगा 1। तो इससे मान कितना आ जाएगा 1। समीकरण संख्या 4 से एफ डैश जेड का मान क्या आ गया 1। अब दूसरा केस लेंगे, केस सेकंड क्या लेंगे, जब डेल जेड शून्य की ओर अग्रसर वाई एक्स के अनुदिश हो, जब डेल जेड है वो टेंड्स टू 0 अलोंग टू वाई एक्सिस के अनुदिश जाए, तब क्या होगा, डेल एक्स इक्वल टू 0।
तब ये 0 हो जाएगा और उससे मान निकल के आ जाएगा। यदि दोनों मान, इससे मान और समीकरण संख्या 5 जो आएगी उससे मान यदि सेम आता है, अद्वितीय आता है, यूनिक आता है, तब अपन कहेंगे फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, तो देखो अब लेते हैं केस सेकंड। केस सेकंड क्या हो जाएगा, यहां पे लिखेंगे केस सेकंड, जब डेल जेड शून्य की ओर अग्रसर वाई एक्स के अनुदिश हो तब डेल एक्स इक्वल टू 0, तब समीकरण संख्या 3 से क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा अपने पास आयोटा डेल वाई अपॉन माइनस आयोटा डेल वाई अपॉन में आयोटा डेल वाई, तो यहां से मान कितना आ जाएगा -1। ये हो जाएगी समीकरण संख्या 5। तो समीकरण 4 और समीकरण 5 से एफ डे जेड का मान अद्वितीय नहीं है, अतः फलन एफ जेड बराबर जो भी फंक्शन दिया है वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। एफ जेड बराबर जेड बार किसी भी बिंदु पर अवकलनीय नहीं है। तो यहां लिखेंगे लास्ट में समीकरण 4 व 5 से समीकरण 4 व 5 से एफ डे जेड अद्वितीय नहीं है, यूनिक नहीं है, यूनिक वैल्यू नहीं आई ना अपने पास, अतः फलन एफ जेड बराबर जेड बार किसी भी बिंदु पर अवकलनीय नहीं है। अवकलनीय नहीं है। तो इस प्रकार से अपन डिफरेंशिएबिलिटी इसकी चेक करेंगे। ठीक है, तो यहां से देखो एफ जेड बराबर क्या आ गया, जेड बार। तो अब देखो अपन आगे बढ़ते हैं विश्लेषिक फलन की परिभाषा। इसके आगे बढ़ते हैं विश्लेषिक फलन की परिभाषा। देखो विश्लेषिक फलन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखेंगे और फिर उसका आवश्यक प्रतिबंध देखेंगे, नेसेसरी जो कंडीशन है उसको देखेंगे। तो देखो विश्लेषिक फलन, एनालिटिक फंक्शन, जो अपना यूनिट है उसका नाम भी क्या है, एनालिटिक फंक्शन। तो एनालिटिक फंक्शन की क्या करेंगे, पहले डेफिनेशन लिखेंगे, फिर उस डेफिनेशन को समझेंगे और उसके बाद में अपन एक उससे रिलेटेड एक थ्योरम करेंगे। ठीक है, तो देखो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। देखो इसके एक और भी नाम है इंग्लिश में, देखो इसके नाम क्या क्या है, रेगुलर फंक्शन, होलोमॉर्फिक फंक्शन, रेगुलर फंक्शन को तो हिंदी में क्या कहते हैं, रेगुलर फंक्शन को अपन रेगुलर फंक्शन लिख सकते हो, और इसको हिंदी में क्या लिखते हैं, होलोमॉर्फिक। देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, एग्जाम में विश्लेषिक फलन नाम तो बहुत रेयर केस में देते हैं, विश्लेषिक फलन तो आपको बहुत रेयर केस में देंगे, ज्यादातर देंगे आपको रेगुलर फंक्शन और होलोमॉर्फिक फंक्शन। जो एमजीएस यूनिवर्सिटी होती है उसमें आपके 1 नंबर का क्वेश्चन क्या आता है कि होलोमॉर्फिक फंक्शन, होलोमॉर्फिक फलन को परिभाषित कीजिए। तो होलोमॉर्फिक फंक्शन विश्लेषिक फलन को ही कहते हैं। एनालिटिक फंक्शन, रेगुलर फंक्शन और होलोमॉर्फिक फंक्शन, इसके कितने नाम है, 3 नाम है, एनालिटिक फंक्शन, रेगुलर फंक्शन और होलोमॉर्फिक फंक्शन। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन आपके 1 नंबर का बनता है, तब ये बनता है कि विश्लेषिक फलन को परिभाषित कीजिए या होलोमॉर्फिक फलन को परिभाषित कीजिए, तीनों नाम इसी के हैं। तो लिखते हैं अपन परिभाषा। प्रांत डी में फलन एफ जेड विश्लेषिक फलन कहलाता है, विश्लेषिक फलन कहलाता है
यदि फलन एफ जेड प्रांत डी के प्रत्येक बिंदु पर परिभाषित व अवकलनीय हो। प्रांत डी में फलन एफ जेड विश्लेषिक फलन कहलाता है यदि फलन एफ जेड प्रांत डी के प्रत्येक बिंदु पर परिभाषित और अवकलनीय हो, उसे अपन क्या कहते हैं, विश्लेषिक फलन कहते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए साइन जेड, कोस जेड, e की पावर जेड etc। ठीक है, अपन देखो इसको परिभाषा एक बार लिखी है, अब उसको अच्छे से समझेंगे भी, पहले अपन उसको पूरा लिख लेते हैं। ये पूरे डोमेन पे, फिर देखो यहां से और लिखो फलन एफ जेड बिंदु जेड बराबर जेड नोट पर विश्लेषिक फलन कहलाता है फलन एफ जेड बिंदु जेड बराबर जेड नोट पर विश्लेषिक फलन कहलाता है यदि फलन एफ जेड बिंदु जेड नोट व उसके प्रतिवेश में उसके नेबरहुड में अवकलनीय हो। देखो ये डेफिनेशन है, इसको समझते हैं। देखो एनालिटिक फंक्शन, सबसे पहले देखो विश्लेषिक फलन को इंग्लिश में कहते हैं एनालिटिक फंक्शन, रेगुलर फंक्शन और होलोमॉर्फिक फंक्शन। ठीक है, अब देखो यदि ये तो जो डेफिनेशन है वो तो किसकी है, पूरे डोमेन की है कि पूरे डोमेन डी पर चेक करना है, तब तो अपन इस डेफिनेशन का यूज करेंगे। और यदि मान लो एक सिंगल पॉइंट पर चेक करना है, उस सिंगल पॉइंट पर चेक करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इस डेफिनेशन का यूज करना है। तो देखो क्या डेफिनेशन होती है, प्रांत डी में फलन एफ जेड विश्लेषिक फलन कहलाता है यदि फलन एफ जेड प्रांत डी के जो भी डोमेन होता है उसका उस डोमेन के प्रत्येक बिंदु पर, प्रांत डी के डोमेन डी के प्रत्येक बिंदु पर फलन एक तो डिफाइन होना चाहिए। डिफाइन का मतलब परिभाषित, मतलब उसकी कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, तो एक तो डिफाइन होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए, वहां पे अवकलनीय होना चाहिए। यदि पूरे डोमेन की यदि बात करें, उस डोमेन पर फलन एफ जेड है वो विश्लेषिक कब कहलाएगा। देखो इसको वापस से देखते हैं, इसको यहां से मिटाते हैं। यदि मान लो एफ जेड को विश्लेषिक फलन बताना है, अपने को एफ जेड को क्या बताना है, विश्लेषिक फलन बताना है पूरे डोमेन डी पर, तो अपने को क्या चेक करना है कि फलन एफ जेड विश्लेषिक फलन कहलाता है पूरे डोमेन में कब, यदि डोमेन डी के प्रत्येक बिंदु पर, इस डोमेन डी का प्रत्येक बिंदु पर क्या होना चाहिए, प्रत्येक बिंदु पर दो कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए। एक तो क्या होना चाहिए, परिभाषित होना चाहिए, एक तो क्या होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए, और एक क्या होना चाहिए, अवकलनीय, डिफरेंशिएबल, अवकलनीय, डिफरेंशिएबल। यदि फलन एफ जेड को डोमेन डी पर विश्लेषिक फलन बताना है तो उसको बताने के लिए डोमेन डी के प्रत्येक बिंदु पर फलन एफ जेड का एक तो परिभाषित होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तब फलन एफ जेड को डोमेन डी में क्या बताएंगे, एनालिटिक फंक्शन बताएंगे। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के लिए साइन जेड, कोस जेड, ई की पावर जेड, ये क्या होते हैं, प्रत्येक बिंदु पर परिभाषित होते हैं डोमेन में, और एनालिटिक विश्लेषिक अवकलनीय भी होते हैं, डिफरेंशिएबल भी होते हैं। अब यदि मान लो पॉइंट पर बताना है, तो पॉइंट पर किसी भी बिंदु z बराबर z नोट पर यदि कोई फलन विश्लेषिक फलन कहलाता है यदि फलन एफ जेड बिंदु z नोट और उसके नेबरहुड में
उसके नेबरहुड में क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। जैसे देखो देखो फलन एफ जेड मान लो किसी बिंदु पर जेड बराबर जेड नोट, मान लो जेड नोट मान लो जीरो ले लिया, यहां पर कोई पॉइंट अपन ने क्या ले लिया, जीरो ले लिया। अब जीरो पर कोई फलन है वो एनालिटिक कब कहलाएगा, जब जीरो पर भी और उसके नेबरहुड में, नेबरहुड कैसे लेते हैं, जैसे मान लो जीरो का नेबरहुड लेना अपने को, तो उसमें से क्या करेंगे, एफ साइलन घटा देंगे और एफ साइलन जोड़ देंगे। तो एफ साइलन जो होती है वो एक पॉजिटिव नंबर होता है, एफ साइलन होता है वो पॉजिटिव नंबर होता है। आपने बीएससी सेकंड ईयर में देखा होगा ना, रियल एनालिसिस में एक बुक जो आपके फर्स्ट पेपर था रियल एनालिसिस, उसमें ये दे रखा है नेबरहुड का, पूरी डेफिनेशन समझा रखी नेबरहुड में। तो उसका नेबरहुड लेंगे, जीरो का नेबरहुड क्या लेंगे, उसमें से एफ साइलन घटा देंगे और एफ साइलन को जोड़ देंगे। और एफ साइलन क्या है, पॉजिटिव नंबर है और बहुत छोटी संख्या है, जैसे पॉइंट वन, जैसे पॉइंट वन, जैसे 0.001 या 0.001, इतनी छोटी राशि है ये। एफ साइलन बहुत न्यून राशि है, ठीक है। तो एफ जेड को जेड बराबर जीरो पर एनालिटिक बताना, तो किसी पॉइंट पर एनालिटिक बताने के लिए अपने को उस पॉइंट पर और उसके नेबरहुड में क्या बताना होगा, डिफरेंशिएबल बताना होगा। तब अपन फलन एफ जेड को जेड बराबर जीरो पर क्या बताएंगे, एनालिटिक बताएंगे, ठीक है। अब देखो एनालिटिक में और डिफरेंशिएबिलिटी में क्या डिफरेंस है। एनालिटिक फंक्शन एक तो होता है आपका विश्लेषिक फलन और एक होता है डिफरेंशिएबल अवकलनीय फलन। डिफरेंशिएबल, तो देखो विश्लेषिक फलन कैसे बताएंगे अपन। विश्लेषिक फलन को मान लो एफ जेड को अपन को विश्लेषिक बताना है, जेड बराबर जेड नोट पर एनालिटिक बताना है। तो अपने को क्या क्या बताना होगा, अपने को एक तो बताना है कि मान लो उस जेड नोट पर क्या हो, डिफरेंशिएबल हो, उस जेड नोट पर क्या हो, डिफरेंशिएबल हो, और एक जेड नोट के नेबरहुड पर क्या हो, अवकलनीय हो। किसी फंक्शन एफ जेड को जेड बराबर जेड नोट पर एनालिटिक बताने के लिए अपन क्या बताएंगे, एक तो जेड नोट पर वो क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल। जिस पॉइंट पर अपन एनालिटिक चेक कर रहे हैं उस पॉइंट पर वो फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। और उसके नेबरहुड में भी क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। और अपन इसमें डिफरेंशिएबल फंक्शन में क्या देखते हैं कि कोई मान लो फंक्शन है, उसको जेड बराबर जेड नोट पर यदि डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं तो किसी ओनली उसी पॉइंट पर चेक करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी, और एनालिटिक में क्या करते हैं, उस पॉइंट पर तो चेक करते ही करते हैं, उसके नेबरहुड में और चेक करना पड़ता है। यदि वो उसके नेबरहुड में चेक करने पर वो भी डिफरेंशिएबल होता है, तब उस फंक्शन को उस जेड बराबर जेड नोट पर एनालिटिक बताएंगे, ठीक है। और देखो कोई फंक्शन मान लो एनालिटिक होगा तो वो डिफरेंशिएबल तो होगा ही होगा, क्यों, क्योंकि एनालिटिक में क्या आ गया, ये वाली कंडीशन भी आ गई ना भाई, ये कंडीशन भी तो आ गई। तो कोई फलन एफ जेड है वो एनालिटिक है, इसका मतलब हुआ कि वो उस पॉइंट पर क्या होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा, क्योंकि अपन एनालिटिक में क्या चेक कर रहे हैं, एनालिटिक में उस पॉइंट पर भी चेक कर रहे हैं और उसके नेबरहुड में भी चेक कर रहे हैं, जबकि डिफरेंशिएबिलिटी में उसी पॉइंट पर चेक करते हैं, ठीक है। ये अंतर समझ में आया एनालिटिक का और अवकलनीय फलन का, ठीक है। तो एक एग्जांपल लिखते हैं जो अपन ने किया था लास्ट में, जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें अपन एग्जांपल किया था। क्या एग्जांपल था वो, देखो ये एग्जांपल था एफ जेड बराबर मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर। ये जो फंक्शन है वो सर्वत्र सतत था, सर्वत्र सतत है, परंतु अवकलनीय कहां पे था, ये मूल बिंदु पर था। अवकलनीय कहां पे था, ये अवकलनीय केवल मूल बिंदु पर है। अवकलनीय केवल कहां पे था, मूल बिंदु पर है। अब ये बताओ ये फंक्शन एनालिटिक है या नहीं है, ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एनालिटिक की क्या परिभाषा होती है, विश्लेषिक फलन की क्या परिभाषा होती है, विश्लेषिक फलन की परिभाषा होती है कि जिस पॉइंट पर अपन डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं उस पॉइंट पर तो वो डिफरेंशिएबल होना ही चाहिए, और साथ में उसके नेबरहुड में भी क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए।
यही तो डेफिनेशन पड़ी है एनालिटिक की। और ये फलन एनालिटिक नहीं है, क्यों? क्योंकि ये डिफरेंशिएबल कहाँ पे है? ओरिजिन पॉइंट पर, मूल बिंदु पर है। इसका मतलब ये अपन एग्जांपल लिख सकते हैं कि एफ जेड बराबर मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर सर्वत्र सतत है, परंतु अवकलनीय केवल मूल बिंदु पर है, और ये जो फलन है वो आपका विश्लेषिक फलन नहीं है। ठीक है, तो इसको अपन एग्जांपल में लिख देते हैं। उसी के नीचे लिखना है एग्जांपल, एफ जेड बराबर मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर, या उससे पहले एक लाइन और लिखना चाहो तो देखो ये लिख सकते हो। वैसे तो यहाँ पे भी आ गया होलोमॉर्फिक फंक्शन, या आप वहां पे भी लिख सकते हो, इसे होलोमॉर्फिक फलन भी कहते हैं। इसे होलोमॉर्फिक फलन भी कहते हैं। जैसे मान लो शॉर्ट नोट आए ना, एग्जाम में शॉर्ट नोट आता है कि विश्लेषिक फलन पे शॉर्ट नोट लिखो, तो आपको सब चीजें लिखनी पड़ेगी शॉर्ट नोट के लिए। डोमेन डी पर क्या डेफिनेशन होती है? प्रत्येक बिंदु, डोमेन डी के प्रत्येक बिंदु पर डिफाइन और डिफरेंशिएबल होना चाहिए। और किसी पॉइंट पर यदि अपने को डिफरेंशिएबल बताना है तो उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होना चाहिए। किसी पॉइंट पर यदि एनालिटिक बताना है तो उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होना चाहिए और उसके नेबरहुड में डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ठीक है, तो ये डेफिनेशन, इसे होलोमॉर्फिक फलन भी कहते हैं। फिर अपन एग्जांपल लिखेंगे, एफ जेड बराबर मॉडुलस जेड स्क्वायर मूल बिंदु पर अवकलनीय है, परंतु विश्लेषिक फलन नहीं है। परंतु विश्लेषिक फलन नहीं है, क्योंकि एफ जेड मूल बिंदु के प्रतिवेश में अवकलनीय नहीं है। मूल बिंदु के प्रतिवेश में अवकलनीय नहीं है। अवकलनीय नहीं है। तो देखो एफ जेड बराबर मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर मूल बिंदु पर अवकलनीय है। अपन ये चेक करा था कि ये जो फंक्शन है वो सर्वत्र सतत है, परंतु अवकलनीय कहां पे था? ये मूल बिंदु पे था। ओरिजिन पॉइंट पर ये डिफरेंशिएबल था, परंतु ये विश्लेषिक फलन नहीं है। क्यों नहीं है? एनालिटिक फंक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो डिफरेंशिएबल है वो किस पर है? ओनली ओरिजिन पॉइंट पर है, उसके नेबरहुड में ये डिफरेंशिएबल है नहीं। तो इसलिए अपन क्या बताएंगे, क्योंकि एफ जेड है वो मूल बिंदु के प्रतिवेश में, नेबरहुड में क्या नहीं है? डिफरेंशिएबल नहीं है। जब अपन ने एफ जेड बराबर मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर को अपन ने जब चेक किया था, डिफरेंशिएबिलिटी इसकी चेक की थी, तो ये डिफरेंशिएबल कहां पे था? मूल बिंदु पर डिफरेंशिएबल था। किस पर था? मूल बिंदु पर डिफरेंशिएबल था। लेकिन अपने को पता है कि एनालिटिक फंक्शन की क्या डेफिनेशन होती है? एनालिटिक फंक्शन की डेफिनेशन होती है कि फलन एफ जेड है वो उस बिंदु पर एनालिटिक कब होगा? जब वो उस बिंदु पर डिफरेंशिएबल होगा और उसके नेबरहुड में भी डिफरेंशिएबल होगा, तब उस फंक्शन को अपन उस पॉइंट पर क्या बताएंगे? एनालिटिक बताएंगे। ठीक है, तो ये अपना एग्जांपल हो गया। यदि आपके विश्लेषिक फलन पे परिभाषा लिखो या विश्लेषिक फलन का नोट आता है डेफिनेशन का, तो आपको इतनी बातें आपको लिखनी पड़ेगी एनालिटिक फंक्शन के बारे में। ठीक है, और इसके बाद में अपन अगली डेफिनेशन देखते हैं विचित्र बिंदु सिंगुलर पॉइंट की। इसके बाद में डेफिनेशन आती है विचित्र बिंदु पर। सिंगुलर पॉइंट। सिंगुलर पॉइंट फलन एफ जेड जिस बिंदु पर विश्लेषिक नहीं है, विश्लेषिक
नहीं हो उसे विचित्र बिंदु कहते हैं। इसका पूरा चैप्टर आपके 4th यूनिट जो आपके सिंगुलर पॉइंट है उस पे पूरा चैप्टर है, उसमें अपन विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे अपन डेफिनेशन ले लेते हैं। विचित्र बिंदु की सिंगुलर पॉइंट की क्या डेफिनेशन होती है कि फलन एफजेड जिस बिंदु पर विश्लेषिक फलन नहीं है, मतलब विश्लेषिक है, और विश्लेषिक बताने के लिए पहले आपको अवकलनीयता बतानी पड़ती है, और अवकलनीयता के लिए वो फंक्शन डिफाइन होना जरूरी है। तो जैसे अपन एग्जांपल की बात करें कि फलन एफजेड 1/z-2, z बराबर 2 पर ये क्या है, z बराबर 2 इसका विचित्र बिंदु है। z बराबर 2 पर ये फंक्शन क्या बना रहा है, इनफाइनाइट फॉर्म बना रहा है। तो इस पॉइंट पर ये फंक्शन क्या नहीं है, डिफाइन ही नहीं है, परिभाषित नहीं है। तो z बराबर 2 इसका क्या हो जाएगा, सिंगुलर पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आज की क्लास अपन यही समाप्त करते हैं, और आगे वाले जो लेक्चर, अगला जो लेक्चर आएगा अपना, अगला लेक्चर अपना आएगा कि फलन एफजेड को विश्लेषिक बताने के लिए जो आवश्यक प्रतिबंध है, नेसेसरी कंडीशन है, उसकी अपन थ्योरम करेंगे। और उसमें आपके आएगा कि फलन एफजेड को एनालिटिक बताने के लिए जो आवश्यक प्रतिबंध है, उसमें आपके कॉची-रीमान इक्वेशन आएगी। कॉची-रीमान समीकरण क्या होती है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। और आज का लेक्चर अपन यही समाप्त करते हैं, और इसके बाद में हम अगला लेक्चर करेंगे। थैंक यू।